हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि BHU बीकॉम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोग को कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल से हमारे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम जो हमारे बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उसको देखते हैं आज की क्लास में। कि यहाँ पे बात करने चलते हैं, मेरा जो अगला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? अकाउंटिंग रूल्स एंड पॉलिसीज शुड नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। अब यहाँ पे बात कर रहा है एक प्रिंसिपल बेटा कि जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स पॉलिसीज होने चाहिए या रेगुलेशन, उनको तुरंत हर साल नहीं चेंज कर देना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा कि जो भी डिसीजन हमारा आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। अब एक नॉर्मल से एग्जांपल हम आपको देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज एक स्टूडेंट है X, एक है Y। ये दोनों क्लास 10th में थे, मैथ लिए। X क्या किया? 80% पाया, और Y भी क्या हुआ कि ये पाया 85%। फिर क्लास 12th में लोग पहुंचे, X अभी भी मैथ पे है और ये पाया 85%, और Y ने क्या किया? कॉमर्स ले लिया और ये यहां पे पा गया 90%। फिर मान लो हम कहते हैं ग्रेजुएशन में पहुंचे, ग्रेजुएशन में पहुंचा, X अभी भी मैथ से ही ग्रेजुएशन में गया, ये पाया यहाँ पे 95%, और इसने क्या किया कि आर्ट ले लिया Y ने, और ये यहां पाया 93%। अब अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप दोनों में से किस स्टूडेंट को कहेंगे बेटर है? बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि ए बेटर है, कि पहले क्या हुआ कि ए यहाँ पे Y से जो है X से अधिक नंबर पाया, फिर यहाँ पे भी अधिक पाया, यहाँ हल्का सा डिफरेंस हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि X ज्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बेटा कि इसने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में हर जगह मैथ लिया, मीन्स इसका मैथ में मार्क्स इंप्रूव हुआ है। हम कह सकते हैं X जो है मैथ पढ़ने में अच्छा है। लेकिन Y के बारे में अगर हमें डिसीजन लेना हो तो 10th में मैथ्स था तो मैथ में पाया, फिर कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स क्या मैथ और कॉमर्स की कंपैरिजन की जा सकती? नहीं। फिर आर्ट ले लिया। तो अगर Y के बारे में बोलना तो हम एक कंफर्म नहीं बता सकते Y किस सब्जेक्ट में अच्छा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ईयर बाय ईयर क्या करें, अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करें, तो हमें डिसीजन लेना कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे लिए बेटर थी, हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन हो गए हैं, ठीक है, और बाकी जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स होते हैं वो सबको हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। आप लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़े हो डिप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। फिर अभी आगे जाओगे और पढ़ोगे कि प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है, मशीन आवर रेट मेथड। तो अगर हम अपने मेथड्स को चेंज करें हर साल फ्रीक्वेंट वे में, नहीं हो पाएगा। या हम कहते हैं कि कभी हम अपने 1 महीने के लिए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग सुबह 8 बजे कर दें, फिर अगले महीने क्या किए कि 10 बजे कर दें, फिर 2 बजे का कर दें। तो अगर ऐसे करेंगे तो हम एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे हमारे एम्प्लॉयज किस टाइम पे ज्यादा खुश हैं, ज्यादा हैप्पीनेस है उनके अंदर। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेरा यही बोलता है कि हमारे रूल्स एंड पॉलिसी फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज होने चाहिए। अगली बात हम करते हैं अकाउंटिंग पीरियड की, जो लेखांकन अवधि बोला जाता है। ये क्या बोला है? अकाउंटिंग पीरियड शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। मींस हमारी जो लेखांकन अवधि होनी चाहिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, डिवाइड होना चाहिए, जो कि वो किस पार्ट में होना चाहिए? वो छोटे टुकड़े क्या होने चाहिए? दैट इज 1 ईयर 12 मंथ्स या 365 डेज। सबका मतलब एक है, 1 साल या 12 महीने या 365 दिन। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने अकाउंटिंग बुक्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे अकाउंटिंग बुक्स हैं, उनको एक निश्चित दौरान पे बंद करना पड़ता है। जैसे आप देखोगे फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, और वो टाइम पीरियड यहाँ क्या बताया गया? 1 ईयर या 12 मंथ्स या 365। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, एक केवल ये बोला कि 1 ईयर 12 मंथ्स या 3, यहाँ पे कहीं ये नहीं बोला गया कि वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाना चाहिए। एक केवल यही बोला कि ऐसा क्यों कि बहुत से देखे होंगे कि बिजनेसमैन होते हैं अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट दिवाली से दिवाली तक का बनाते हैं, कोई ईद से ईद बनाता है, तो हर लोग का अपना अलग अलग नजरिया बनाने का। लेकिन जो हमारा
इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी टाइम पीरियड का जो आपका ऑडिटिंग वगैरह होता है, टैक्स वगैरह होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही अकाउंटिंग पीरियड आपका ये माना गया है। लेकिन आप कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्जी पे है। तो यही बोल रहा है कि इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बिजनेस का लाइफ 1 साल 12 महीने या 365 दिन में डिवाइड होना चाहिए। अब अगला बोल रहे ड्यूअल एस्पेक्ट्स, द्विपक्षीय अवधारणा। ये क्या है? ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप यार ध्यान से देखो कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, डबल एंट्री सिस्टम जो दोहरा लेखा प्रणाली थी, वो बताई थी कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। मींस हर सौदे से क्या होते हैं कि आपके 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और आप डेबिट और क्रेडिट दोनों का रिकॉर्डिंग करते हो। ऐसा नहीं करते हो कि एक डेबिट को लिख दिए क्रेडिट को छोड़ दिए, या क्रेडिट को लिखे डेबिट को छोड़े। ऐसा क्यों आप करते हो? ये डुअल एस्पेक्ट, द्विपक्षीय की अवधारणा बोलती है कि आप दोनों एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करोगे। तो इसी की वजह से आप ध्यान दो कि बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाता है। मींस अगर लायबिलिटी साइड में आपका 1 लाख रुपए आ रहा है, तो एसेट साइड में 1 लाख रुपए आएगा, मैच कर जाता है। अगर बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करती है, तो इसका मतलब कहीं पे आप गलती किए हो, वो गलती खोजनी पड़ती है हमें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मींस द्विपक्षीय अवधारणा से आपका क्या क्वेश्चन बनता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मींस आपका दूसरे वे में अगर इसी फॉर्मूले को बोला जाए, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। याद रखना बेटा, आपके एग्जाम में ए वाला पार्ट ज्यादा पूछा जाता है कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज माइनस एसेट्स। इस तरीके से घुमा के देता है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये तो हर किसी को याद हो जाता है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन इस वाले पोर्शन को दे देता है तो वहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसको एकदम केयरफुल लेना से। अगला कॉन्सेप्ट आपका है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, लागत की अवधारणा इसको बोलते हैं। ये क्या बोला? एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, एमआरपी इज इररिलेवेंट। कहने का मतलब कि इस कॉस्ट लागत की अवधारणा के अनुसार हम क्या करते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पे अपने जो भी संपत्तियां हमारी होती हैं उनको हम लागत मूल्य पे दिखाते हैं। मान लो हमारा कह रहा है कि गए मार्केट में पता करने मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और हमने उसको खरीदा कितने में? 90,000 में। तो अभी जब हम अपने एसेट्स बना के बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे मशीनरी का वैल्यू दिखाएंगे, 1 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे, जब भी दिखाएंगे 90,000 रुपए दिखाएंगे। अब जरा सा ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 90,000 हमेशा दिखाएंगे। जैसे जैसे हमारा साल बीतता जाएगा तो हमारा क्या होता है, ए मशीनरी डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिशिएशन हम लगाते हैं, उसको कम करेंगे। नहीं कि अब सर बोले कि नहीं, लागत की अवधारणा बोला कि हम जितने पे खरीदे, जितने पे खरीदने का मतलब क्या है कि हमारा एक बेस यहाँ पे जो बनेगा वो 90,000 ही बनेगा। मीन्स पहली बार जब हम लिखेंगे उसको 90,000 लिखेंगे, फिर डेप्रिशिएशन जब कैलकुलेट होगा तो उससे माइनस होते हुए कम होता जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन जब डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए बेस हम क्या लिए? 90,000 लिए, न कि 1 लाख। इसी का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक, ऐतिहासिक लागत भी इसको बोलते हैं कि अक्सर पूछा जाता है कि जो हम एसेट्स अपने रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कॉस्ट लागत या क्या कर सकते हैं, ऐतिहासिक लागत इसी को बोला जाता है। तो इस पे बात करते हैं। अब हम आते हैं कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशन जो हमारी परंपराएं हैं। इधर देखो, हमने बेटा जो भी अभी तक पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो अकाउंटिंग करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं नेसेसरी है, कि ये सारी चीजें आपको करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो। इधर जब बात करने चल रहे हैं कन्वेंशंस, परंपराएं हम बात करने चल रहे हैं, तो परंपराएं क्या होती है कि वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है, कि हम कुछ, हमारा मानना कुछ और हो सकता है, दूसरा कोई और मान सकता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ये भी क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपने अकाउंटिंग बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो ये चीजें भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स या इसी को प्रूडेंस बोलते हैं। ए क्या बोलता है, ए याद रखना बेटा, ए प्रिंसिपल या कन्वेंशन परंपरा का ध्यान कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। ये क्या बोलता है, हम अगर इसको शॉर्ट में बोले, एंट्री फॉर
ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट फॉर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम साधारण सी बात बोले तो ये कह रहा है कि भविष्य में दिखने वाली जो भी हानियां हैं उसके लिए हम आज ही क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे, लेकिन हमें अगर दिख रहा है भविष्य में प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री नहीं करेंगे। एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं बेटा कि आप रोड पे खड़े हो, क्या होता है कि कोई बाइक वाला आपके पास से गुजरा 80 की स्पीड में या 90 की स्पीड में, आपके मुख से तुरंत एक ही शब्द निकलता है, आगे जाके मरेगा। यही बोलते हैं आप। कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है, बहुत तेज चढ़ रहा है, तो आप कहते हैं कि पैर इसका टूटेगा। मीन्स हमारा माइंड क्या है, निगेटिव चल रहा है। कोई आग से खेल रहा है, आप कहोगे जलेगा, यही बोलेंगे। मीन्स कहीं पे भी आप अपने लाइफ में देखो कि निगेटिविटी हमारे माइंड में तुरंत आती है, पॉजिटिव नहीं। अगर वही बाइक वाला जो 80-90 की स्पीड से जा रहा था कि जाने के बाद कोई आपको आकर ये बताए कि उसकी माँ की डेथ हो गई है इसलिए वो इतना तेज गया, तुरंत आपके माइंड का क्या होगा, थिंकिंग लेवल आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तक क्या था, हम तुरंत निगेटिव एस्पेक्ट को क्या करते हैं कि अपने माइंड में ला देते हैं। तो यही यहाँ पे भी है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें बिजनेस में कोई भी लॉस दिख रहा है उसके लिए हम तुरंत रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन प्रॉफिट जब एक्चुअल में हो जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और हम आपसे कर रहे हैं कि जैसे आप 12th के बोर्ड के एग्जाम में हो, क्या करो कि जाकर अपने पापा से बोलो, पापा हम इस बार अपने एग्जाम में टॉप करेंगे, आप हमें आईफोन दिला दो। पापा 2 थप्पड़ मार के आपको भगा देंगे, कहेंगे बेटा जिस दिन टॉप करना उस दिन आना मोबाइल मांगने, अभी नहीं। मीन्स क्या हुआ, पापा को आप पे भरोसा ही नहीं है कि तो आप टॉप कर सकते हो। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तुम टॉप करोगे तब हम मोबाइल देंगे, अभी हम नहीं मान सकते तुम टॉप किए हो। तो उन्होंने भी क्या किया कि रिकॉर्डिंग कर लिया, एंट्री फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आप फेल नहीं हुए लेकिन वो ये भी नहीं बोले कि तुम टॉप कर गए, जब टॉप करोगे तभी तुमको मोबाइल देने वाले हैं। तो अब यहां पे हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक। आप जरा से याद करो, जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को आप किस वैल्यू पे लिखते हो, एमआरपी पे या जो उसका कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो लोअर होगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा कि क्लोजिंग स्टॉक आपका किस प्राइस पे लिखा जाता है, तो आप याद रखना आपका जो इसका मार्केट प्राइस है एमआरपी या कॉस्ट प्राइस है, दोनों में से जो लोअर होगा उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव या प्रेसिडेंस आप कह सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक आपकी एमआरपी या कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो लोअर होता है, हम फिर से बोले इंपॉर्टेंट चीज है लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा उस पे रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स मार्केट प्राइस या लागत मूल्य में जो दोनों में से कम होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, अपने प्रावधान जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारा चीज हम क्यों करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगला ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जो आपको याद होगा पार्टनरशिप में पढ़ोगे, इसको हम बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे दिखाते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बीएचओ में पूछा जाता है, ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक किस प्राइस पे दिखाया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन कॉस्ट प्राइस और एमआरपी विचएवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा। अब अगले पे हम चलते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कन्वेंशन आपका क्या बोल रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। मतलब एक प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीजें हो उनको क्या करना चाहिए कि सबको बता देना चाहिए कि बाहरी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पर्सन है, कि कहने का मतलब है कि बिजनेस में जो भी चीजें हो रही हैं वो सबको बता दो। अभी आगे अब हम चाहते हैं कि क्या सब कुछ बता देना चाहिए, उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रिंसिपल है, क्योंकि हर चीज बिजनेस को नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ इतना कि जो भी बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्क्लोज कर देना चाहिए।
आप कोई भी ऐसी चीज नहीं छुपा सकते कि जो आगे चलकर फ्रॉड बन जाए। मीन्स आप किसी से फ्रॉड नहीं कर सकते हो, गलत इंटेंशन से आप किसी भी चीज को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के छिपा नहीं सकते हो। एक प्रिंसिपल कन्वेंशन यही बोल रहा है। नॉर्मली यही होता है हम लोग के लाइफ में भी कि जो चीजें घर वालों को जाननी चाहिए वो हम बताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज ऐसा कि जो हमारे मम्मी पापा को जानना चाहिए उसको हम छिपा ले। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, अपराध माना जाता है कि हमने गलती की है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मम्मी पापा से नहीं शेयर की जा सकती, तो उसको नहीं भी शेयर करना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे है कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, जो लायबिलिटीज अभी तो हुआ नहीं है बट चांसेस है आपके हो जाएंगे। जैसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई आपके ऊपर केस कर दिया 1 लाख रुपए का, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज है। मींस अगर हम केस जीत गए तो हमें सामने वाले को 1 लाख रुपए नहीं देना है, लेकिन अगर हम हार गए तो 1 लाख रुपए हमें देना होगा। तो आप याद करो कि बैलेंस शीट के नीचे क्या होता है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज दिखाया जाता है। तो पूछा जाए किस कॉन्सेप्ट का, तो आप बोल सकते हो फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम कंटीजेंट लायबिलिटीज दिखाते हैं। फिर फुट नोट, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट लगा के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है बैलेंस शीट से रिलेटेड उसको भी हम नीचे लिख देते हैं। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग है, फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग ही है बेटा। कि फुल डिस्क्लोजर ही बोल रहा है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताओ, एक्सप्लेन करो लोगों को। अब आगे आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब मटेरियलिटी क्या बोल रहा है, जस्ट इसी का अपोजिट। मीन्स हम कह सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर का अपवाद कौन सा है, मटेरियलिटी है। एक देखिए बोल रहा है एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आपके बीएचओ बीकॉम के एंट्रेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि अक्सर पूछ लिया जाता है मटेरियलिटी कन्वेंशन का एक्सेप्शन कौन सा। मीन्स इस या कह सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर का अपवाद कौन सा है। ये बोल रहा है फुल एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया था आपको, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज। ये क्या बोलता है, ईच एंड एवरीथिंग शुड नॉट बी डिस्क्लोज। कहने का मतलब सब कुछ नहीं बता देना चाहिए। अब क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें। अब क्या ये चीजें सबको बता देनी चाहिए? अरे हमारे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जान जाएंगे हमारे पॉलिसीज को तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी चीजें हमें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। जो हिडन चीजें होनी चाहिए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, लोगों को नहीं बतानी चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग और एक चीज क्या बोलता है कि जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस, उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचो बिजनेस कर रहे हो, कभी 5 रुपए खर्च किए हो कि जैसे क्या हुआ कि पेन की जरूरत पड़ गई, आप फाइलिंग वगैरह करते हो, सारा अकाउंटिंग कर, 5 रुपए का पेन आपको मंगाना पड़ गया, तो क्या 5 रुपए के लिए एंट्री करोगे ना? आप इसके लिए याद करो एंट्री क्या करते थे, स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या होता है, फाइल्स, इरेजर, पेंसिल, पेन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसकी एंट्री। लेकिन अगर आप सोचो 1 रुपए का रबड़ मंगाए, 2 रुपए की पेंसिल मंगाए, ऐसे करोगे तो क्या होगा, आपका पहली चीज टाइम वेस्ट होगा, फिर दूसरी छोटे छोटे अमाउंट की एंट्री कि उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। जो एंट्री कर रहा होगा आपका अकाउंटेंट उसको सैलरी भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि टाइम बढ़ने लगेगा, बेवजह की चीजें। तो वो स्मॉल एक्सपेंसेस को हम नहीं वो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हुए क्या प्रिंसिपल्स जो भी थे या कन्वेंशन, परंपराएं हम कर सकते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। जो थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमने पहले भी बताया, फिर से करें कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराने वाले हैं, एकदम क्लियर कट कहां कहां से इस टॉपिक से रिलेटेड मींस अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कन्वेंशन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बनते हैं आपके बीएचओ बीकॉम एंट्रेंस के लिए, उसको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाले हैं। जो भी फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके उस ग्रुप में ऐड हो जाए, जहां पे हम डेली बेस पे हर टॉपिक से रिलेटेड, हर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी करते रहिए और आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि इसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा कि क्लास या व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन का आप फायदा उठाइए, अपने बीएचओ बीकॉम एंट्रेंस को क्रैक कीजिए, हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू, गुड लक।